हेलो एवरीबॉडी। आज हम नीट 2024 का फिजिक्स का पेपर कोड Q4 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Q4 कोड का फर्स्ट क्वेश्चन ये था, इथेन स्फेरिकल शेल है, उसको किसी सोर्स से चार्ज किया जैसा डायग्राम में दिखा रखा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स आपसे पूछा गया है, C और P। C सेंटर है, P इसके पेरिफेरी पर है, सरकमफ्रेंस पर है। तो सबसे पहले तो याद करें, स्फेरिकल शेल या कंडक्टर की बात करें तो चाहे हम सरफेस पर बात करें या सेंटर पे बात करें, पोटेंशियल इक्वल होता है KQ/R। यस और नो? हमें यहाँ पर पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? तो क्या आंसर आने वाला है इसका? क्या जीरो हो जाने वाला है? यस और नो, है ना? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। यस और नो होगा, राइट। Second question, the output Y of the given logic gate is similar to the output of। इन चार ऑप्शंस में से हमें बताना है कि किसके सिमिलर होगा आउटपुट। फाइन। देखिए भाई, ये आपका और गेट, ये एंड गेट, इनके दोनों टर्मिनल्स को मिला दिया और ये एक गोल सा आपका एक सिंबल बना दिया, तो नॉट गेट बन जाते हैं बेसिकली। तो ये ए है तो यहाँ ए बार आ गया, ये बी है तो बी बार आ गया। क्लियर है, राइट? तो सॉल्यूशन को लेते हैं अपन। सबसे पहले ये यहाँ पर ए बार और ये बी बार, ये क्या करेगा? पहले तो ऐड करेगा, ए बार बी बार को ऐड करेगा, फिर ये नॉट वाला एडिशन है इसके अंदर, क्योंकि ये कौन सा गेट है आपका? नॉर गेट है, तो ये बार लगा दिया इस पर, राइट। अब थ्योरम लगाएं। जब हम इस बार को हटाते हैं तो बीच का प्लस है डॉट में चेंज हो जाता है, डॉट है वो प्लस में चेंज हो जाता है, राइट। अब ये बार से बार कैंसिल हो जाएगा, तो वही क्या आ जाएगा? ए डॉट बी। और ए डॉट बी किसके लिए होता है? क्या एंड गेट के लिए होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? द फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को रिप्लेस कर दिया जाए व्हाइट लाइट से, तो फिर उस केस में आपसे बोला गया है कि इंटरफ्रेंस पैटर्न क्या होगा। व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, सेंटर की बात करें अपन, पैटर्न का सेंटर, तो वहाँ तो सबकी सब इक्वल पाथ ट्रेवल करके जाती हैं, राइट। तो सबकी सब वहाँ पहुँचेंगी, दोबारा सुपर इम्पोज होंगी 7 कलर्स की, तो दोबारा से वहाँ पर सुपर इम्पोज होने के बाद वाइट कलर का फॉर्मेशन करेंगे। और बाकी जगह पर इफ़ वी मूव अवे फ्रॉम द वाइट से हम दूर जाते हैं तो सब अपने अपने कलर्स की फ्रिंजेस का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? क्या कह सकते हैं कि सेंटर तो ब्राइट बनेगा और उसके से दूर जाएंगे तो अपन को कुछ कलर फ्रिंजेस नजर आएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजरमेंट्स इन ए वर्नियर कैलिपर n+1 division of the vernier scale coincide with the n division of the main scale. If 1 MSD represents the 0.1 mm, the vernier constant बोलें या लीस्ट काउंट बोलें तो एक ही बात होती है पहले तो। फाइन, ओके। तो लीस्ट काउंट ऑफ द गिवन ये वर्नियर कैलिपर है, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए क्या दे रखा है कि n मैन स्केल डिवीजन n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन के कौन साइड है, राइट। यहाँ से हम क्या करेंगे? वर्नियर स्केल का एक डिवीजन की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? और एक एमएसडी का मतलब मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.1 mm, 0.1 रख दिया। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब डिफरेंस इन द मैन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन वो लिस्ट काउंट के बराबर, तो चलो डिफरेंस ले लेते हैं। फाइन, 1/10 को कॉमन ले सकते हैं अपन, mm में कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, तो हमारे पास ये mm में आ गया, राइट। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, सेंटीमीटर में हमसे पूछा है तो 10 का हमें और डिवाइड करना होगा, तो 1/100 n+1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्या सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन? क्लियर है ना? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिमम एलोंगेशन of a steel wire of 1 meter length if the elastic limit of the steel and its Young's modulus दोनों वैल्यू दे रखी है, तो मैक्सिमम इलोंगेशन आपसे पूछा गया है, राइट। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, है ना? ऐसा लिख सकते हैं अपन।
डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, फिर उसको मैक्सिमाइज करेंगे। तो डेल्टा एल को पहले तो हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। एफ बाई ए स्ट्रेस हो गया आपका। देखिए डेल्टा एल मैक्सिमम तो एस भी मैक्सिमम होगा। एस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इलास्टिक लिमिट हो गई है बेसिकली, वो वैल्यूज गिवन है आपको। तो चलिए रख देते हैं, कट कर लें इसको, आराम से कट हो रहा है। इतना मीटर यानी कितना आ जाएगा, 4 mm आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 mm। यानी कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है भाई, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन। 6 क्वेश्चन पे चलता है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है। थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको चाहिए। थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला बताओ क्या होता है। क्या 1/12 ml² होता है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला परपेंडिकुलर टू द रॉड, है ना, 1/12 ml²। राइट, यहाँ पर हमको लेंथ चाहिए, तो एल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले तो। वैल्यू जो दे रखी है पहले CGS में रख दी सारी वैल्यू हमने, ये आराम से कट हो जाएगा सब, है ना। 4 6 और ये 72। अब 72 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं अपन। तो कितना आ रहा है हमारे पास में यहाँ पर 8.48। 8.48 तो किसके अप्रॉक्सीमेट है, 8.5 के है, तो फर्स्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A tightly wound 100 turns coil of the radius 10 cm carries the current 7 ampere. The magnitude of the magnetic field at the center of the coil. तो center of coil पर मैग्नीट्यूड क्या होता है, म्यू नॉट Ni/2r। n क्या नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यहाँ पर वैल्यू सारी दे रखी है, रख देते हैं इसको। सॉल्व करते हैं, कुछ ऐसा आ जाने वाला है हमारे पास में, राइट। पाई की वैल्यू रख दें तो आराम से कट हो जाएगा ये 7 से 2 टाइम्स, तो 44 10⁻⁴। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास में इतना आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, 4.4 मिली टेस्ला, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम t डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज 2t-1 SI यूनिट के अंदर है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स 5 न्यूटन द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर अपने से पूछी गई है SI सिस्टम में, है ना। इंस्टेंटेनियस पावर, सबसे पहले हमारे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए पावर F.V, है ना। तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं पहले तो, ds/dt करके डिफरेंशिएट कर दें इसको, तो SI सिस्टम में 2 मीटर पर सेकंड आ गई, राइट। पावर F.V यानी FV, और एक ही डायरेक्शन में है तो cos 0 ले लेंगे अपन। वैल्यू रख दें 10 हमारे पास में, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है आपको, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन इन SI सिस्टम, 10 वाट। क्लियर। 9th क्वेश्चन। Two bodies A and B of the same mass undergoes a completely inelastic, perfect inelastic collision, है ना। A V1 से जा रहा है, B रेस्ट में था बिफोर। वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कॉलिजन, आपको पता है परफेक्ट इनइलास्टिक कॉलिजन में दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल हो जाती है आपकी, है ना। रेशियो पूछा है V1 और V2 का। फाइन फाइन। तो कॉलिजन कोई सा भी हो, लीनियर मोमेंटम सभी में कंजर्व रहता है, तो अप्लाई कर दें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। शुरू में फर्स्ट वाला V1 से जा रहा था, सेकंड तो रेस्ट में था, और दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी जो बता रखा है क्वेश्चन में V2। सॉल्व कर लें इसको, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो V1/V2 कितना आ जाएगा ये हमारे पास में, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि दो ब्लॉक हैं और एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है 2 kg और 3 kg पर, है ना। फोर्स एक्सर्टेड विद ब्लॉक ए बी पर कितना लगा रहा है, राइट। तो बेसिकली हमको कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू निकालना है। पहले एक सिस्टम मान लो और सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास, राइट। फोर्स कितना 10 और सिस्टम का मास कितना 2 + 3 5, यानी कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की ओर मूवमेंट कर रहा है। क्लियर है। ओके, अब कॉन्टैक्ट फोर्स निकालते हैं इनके बीच में, है ना। ये एन की वैल्यू बेसिकली हमको निकालना है। सेकंड लॉ लगा दें, एफ नेट एम ए, है ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन में निकाल लेते हैं, M2 पर जो लग रहा है M2A। अब दोनों वैल्यू आपके पास है ना। तो कौन सा करेक्ट है आपका, थर्ड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका, प्लेनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमसे पूछा गया है? सबसे पहले जी क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल हो गया एम बाई आर स्क्वायर के, नहीं? अब प्लेनेट और अर्थ पर जो स्मॉल जी होता है उसका रेशियो ले लेते हैं अपन, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन है हमको कि मास ऑफ द प्लेनेट 1/10 ऑफ द अर्थ है, तो ये तो 1/10 हो गया, आराम से देखो, है ना, एम ई बाई 10 यानी 1/10 हो गया। ओके, और डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ, तो ये प्लेनेट का डायमीटर हाफ है तो रेडियस भी हाफ हो गया, तो आर ई बाई 2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 4/10 यानी 0.4 हो गया। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जी की वैल्यू रख दें 9.8, जी की वैल्यू 9.8 रख दें, मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो कौन सा करेक्ट है, फोर्थ इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, सोलर सेल का आईवी कैरेक्टरिस्टिक, फोर्थ क्वाड्रेंट में नीट में तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है सोलर सेल के आईवी कैरेक्टरिस्टिक पर। ओके, वो कैसा होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है इस तरीके का, है ना, एनसीईआरटी को रेफर कीजिए, यानी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फॉर द सोलर सेल द आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, होगा, तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है आपका। फिर बोलते हैं कि रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड का करंट माइक्रो एम्पियर में, इतनी बात तो ठीक है, माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। इस ड्यू टू द मेजॉरिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, नहीं, वहाँ पर किसकी वजह से होता है, केवल और केवल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है, तो ये बात गलत हो गई, है ना, ये बात गलत हो गई, तो फिर कौन सा होगा, ए तो करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? नेक्स्ट पे चलता है, एक प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रिज्म पर भी रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट? ओके, सबसे पहले लाइट इंसिडेंट होती है एबी सरफेस पर, फिर बेस के पैरेलल जाती है और बाद में एसी सरफेस के अलोंग चली जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म पूछा गया आपसे, है ना। स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं सबसे पहले ए बी पर, म्यू मान लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 1 2 2 लगाते हैं, म्यू 1 साइन थीटा 1 म्यू 2 साइन थीटा 1, लाइट रे यहाँ से इधर जा रही है ना, ये अपन ने R1 कह दिया हमने इसको, राइट, इस एंगल को, तो वैल्यू रख देता है, ये R1 हो गया, ये म्यू हो गया हमारा। क्लियर है? तो म्यू साइन R1 हाफ हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं, राइट। अब लगाते हैं एसी सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ दोबारा से। अब प्रिज्म के मटेरियल से और एयर में जाना चाहती है म्यू, और ये आपका R2 है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री रख दिया, ठीक बात है। अब ये R2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस R1, कैसे, R1 प्लस R2 ए के बराबर होता है, प्रिज्म की प्रॉपर्टी, R1 प्लस R2 ए के बराबर, तो R2 क्या होगा, 90 माइनस R1, ठीक बात है ना। तो ये हो गया हमारा इतना, सेकंड इक्वेशन। 1 और 2 का जब भी देखिए पूरी फिजिक्स में साइन और कॉस साथ साथ आते हैं, तो ये स्टेप लगाते हैं अपन, स्क्वायर करके ऐड करते हैं फर्स्ट और सेकंड को, तो म्यू स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, ठीक बात है, ये 1 हो गया ब्रैकेट में, तो म्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/4, तो म्यू जो है वो कितना आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 5/2, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक बात है। दूसरा है एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, यस, एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, नहीं, लाइन स्पेक्ट्रम देता है, तो ये सेकंड वाला आपका रॉन्ग हो गया, नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा करेक्ट होगा आपका, सोचो कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड वाला, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड क्या है, इनकरेक्ट है। क्लियर है ना ये वाली बात? थर्ड इज द करेक्ट, थर्ड में क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन सरफेस टेंशन से रिलेटेड है कि एक सर्कुलर डिस्क है और वाटर की सरफेस पे रखी हुई है, उसको उठाना है तो कितना एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है ना, तो फोर्स की वैल्यू लगा दें, TL, L क्या, कांटेक्ट पूरा पेरिफेरी 2πr, वैल्यू रख दें,
ओके, ये डेसिमल हटा दें तो ये 10⁻⁴ हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 7 7 कट हो जाएगा तो ये 22 और 2 को 4.5 से किया तो ये 9 आ गया हमारे पास में। यस और नो? फाइन। अच्छा, अब आगे सॉल्व करें इसको, तो ये 198 राइट इंटू 10⁻⁴, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, तो 19.8 मिली न्यूटन हमारे पास हो गया है, यानी कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ये फर्स्ट इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो सोलेनॉइड है, मैग्नेट को फर्स्ट वाली सोलेनॉइड से सेकंड की तरफ लेके जाते हैं, है ना। तो लेंज लॉ अप्लाई करें। लेंज लॉ क्या कहता है कि ये अपोज करेगा, ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ को दूर जाने से रोकने के लिए यहाँ पर अट्रैक्शन के लिए यहाँ साउथ का फॉर्मेशन होगा। यस और नो? है ना। मैक्सवेल सोलेनॉइड रूल लगा देंगे बाद में डायरेक्शन के लिए हम। ओके, यहाँ पर साउथ का फॉर्मेशन हो गया या नॉर्थ का। मैक्सवेल सोलेनॉइड रूल क्या होता है, राइट हैंड पाम को उल्टा आप फैलाएं, राइट, तो थंब की तरफ ध्यान दीजिएगा नॉर्थ बनता है तो दूसरी तरफ साउथ बनता है। तो आप ये देखिए, ये थोड़ा इजी रूल है ना। फिंगर्स ऊपर की तरफ शो कर रही है, फिंगर ऊपर की तरफ, यानी ये करंट ऐसे जाएगा ए से बी की तरफ, यानी सोलेनॉइड 1 में तो ए से बी की तरफ जाएगा। अब ये दूसरी सोलोनॉइड इसको अपोज करेगी, अपोज होने के लिए यहाँ साउथ बनना चाहिए, इधर साउथ बनना चाहिए, तो इधर नॉर्थ बनेगा आपका, है ना। साउथ बनना चाहिए, इधर नॉर्थ, तो हम राइट हैंड पाम से देखें, थंब की तरफ होता है नॉर्थ, दूसरी तरफ साउथ, तो यहाँ नीचे की तरफ ये करंट जाएगी, नीचे की तरफ करंट जाएगी तो यानी डी से सी की तरफ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, क्या फर्स्ट वाला हो जाएगा, ए से बी, और इसमें क्या होगा डी से सी। क्लियर है? ए पार्टिकल इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। अब चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है सर्कुलर पाथ में, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन? थर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेराइंग एक्सेलरेशन, वेराइंग वेलोसिटी, वेराइंग एक्सेलरेशन। देखिए, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर मूवमेंट करता है, राइट, तो मूव कराने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, उसका डायरेक्शन होता है सेंटर की तरफ। पार्टिकल की पोजीशन यहाँ है तो ये डायरेक्शन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, पार्टिकल यहाँ जाएगा तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ जाएगा तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन ठीक है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है v²/r, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। और जहाँ तक वेलोसिटी का सवाल है, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, यूनिफॉर्म स्पीड इट्स ओके, तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, पार्टिकल यहाँ आ गया तो ऐसे हो जाएगी, तो दोनों चीज़ें चेंज हो रही है। तो वेराइंग वेलोसिटी एंड वेराइंग एक्सेलरेशन है यहाँ पर। यस और नो? वेराइंग वेलोसिटी एंड वेराइंग एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विच वन इज द करेक्ट चॉइस, कौन सा चॉइस करेक्ट हो जाएगा आपका, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना? वेलोसिटी भी वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन भी वेरी कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड। अब ये एटॉमिक फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। लिस्ट फर्स्ट के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम, जैसे ए है N2 3 से N1 2, यानी इनिशियल स्टेट इसका 3 है, फाइनली 2 में जाना है, तो कौन सी वेवलेंथ होगा। इसी तरीके से बी सी डी और, राइट। और आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से चूज करना है। कुछ इस तरीके से है जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। फाइन, ओके। सबसे पहला तो देखिए 1/λ ही होता है R(z²) 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n आई। आई यहाँ पर क्या है, हायर एनर्जी स्टेट है, वहाँ से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है फाइनली, राइट। तो इसको हम सॉल्व करें, हाइड्रोजन के लिए z तो 1 हो गया तो 1 रख दें हम इसको, है ना, राइट। तो इसको सॉल्व कर लें तो लैम्डा हमारे पास ये आ जाता है। क्लियर? अब एक एक को हमें चेक करना पड़ेगा, राइट, एक एक को चेक करना पड़ेगा। जैसे ए ऑप्शन को चेक करते हैं इस फॉर्मूले पर रखकर, इनिशियली कहाँ, थर्ड में और सेकंड में आ रहा है, तो एन आई की जगह तो 3 रख देंगे और एन एफ की जगह 2 रख देंगे, रखें अपन, आर की वैल्यू रख दें 1.097 10⁻⁷, राइट। और इसको सॉल्व करें, ये 4 और 9 हो गया 36, ये 9 में से 4 गया तो 5 हो गया, है ना। इसको सॉल्व करें
तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है 6.563 × 10⁻⁷, यानी कि लैम्डा को हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं इसलिए। ठीक है, एक तरीके से ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारे पास आ गया 656.3 नैनोमीटर, जैसे एक ये रीडिंग आपको नज़र आ रहा है नैनोमीटर के अंदर, है ना। इसी तरीके से बी, सी और डी आप खुद से करके देखें, तो जो बी वाले में इतना आ जाएगा 486.1 नैनोमीटर, राइट, और सी में इतना और डी में, है ना, बिल्कुल सिमिलरली। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नज़र आ रहा है इसमें, क्या सेकंड वाला आ रहा है, ए का तो थर्ड, यस ए का थर्ड आया ना, बी का 486 आएगा, चेक कीजिएगा, ये फोर्थ वाला जो कि दे रखा है आपको, है ना, और सी का 43 यानी सी का सेकंड, यस, और डी वाला का आपका आ रहा है यहाँ पर 410.2 यानी फर्स्ट, है ना, ये वाला, तो सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, बहुत लाइटली लेते हैं चीज़ों को। देखिए एंगलो स्टेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो डायमेंशन लेस हो गया, एंगल की भी, है ना, आर्क ओवर रेडियस, सॉलिड एंगल भी डायमेंशन लेस होता है, नहीं, तो अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं डायरेक्टली अपन, द फर्स्ट इज द करेक्ट चॉइस, स्टेन एंड एंगल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस एट ब्रेविस्टर्स एंगल, तो फिर चार ऑप्शंस में से आपको करेक्ट चॉइस सेलेक्ट करनी है कि विच वन इज द करेक्ट चॉइस, इन चार में से कौन सी करेक्ट चॉइस है ये आपको तलाशनी है। फाइन। तो सबसे पहले जब भी अनपोलराइज्ड लाइट, है ना, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, अगर ये ब्रेविस्टर एंगल है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन है ये, तो रिफ्लेक्टेड लाइट तो पूरी तरह से पोलराइज हो जाती है, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो पार्टली पोलराइज होती है, राइट, क्या होती है, पार्टली पोलराइज होती है। तो इसका मतलब कौन सा करेक्ट होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट तो कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी, लेकिन रिफ्रैक्टेड लाइट पार्टली पोलराइज होगी, तो फोर्थ आपकी करेक्ट चॉइस हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, बड़ा अच्छा पेपर डिजाइन हुआ है, काफ़ी सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड है, मैचिंग से रिलेटेड है, और काफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड है, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, बड़ा अच्छा पेपर डिजाइन किया गया है। ये दो ए और आर आपके सामने हैं, अब इनमें चार चॉइसेस आपको दे रखी है कि ए सही है कि आर सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है आपके पास में। तो सबसे पहले देखिए डाइपोल से रिलेटेड है, और पहला स्टेटमेंट कहता है कि वोल्टेज एक्सियल पॉइंट के ऊपर, तो वोल्टेज जो एक्सियल पॉइंट पर होता है वो क्या होता है, Kp/r² होता है फॉर्मूला, है ना, वैल्यू रख कर देख लेते हैं एक बार, कि 9 × 10⁹, ये 4 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, 9 × 10⁻³ वोल्ट, तो ये ठीक है। प्लस माइनस का मतलब है कि ये एक्सेस पर देखिए ओरिजिन पर रख दें शॉर्ट डाइपोल को, तो प्लस एक्स एक्सेस पर भी इतना मैग्नीट्यूड होगा, माइनस एक्स एक्सेस पर दूसरी तरफ भी इतना ही मैग्नीट्यूड होगा 2 मीटर के डिस्टेंस पे, तो प्लस और माइनस इसलिए दे रखा है, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू प्लस माइनस दोनों हो सकती है, राइट। अब इन्होंने ये फॉर्मूला दे रखा है, क्या ट्वाइस होता है क्या, ये तो नहीं होता है, तो ये आपका जो आर वाला पोर्शन है ये गलत हो गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए तो ट्रू है और आर आपका क्या है, फॉल्स है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्हील है जो कि रोल कर रहा है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से आगे मूवमेंट कर रहा है। तो जब ये रोल करता है तो दोनों तरीके की इसमें मोशंस होते हैं, ट्रांसलेशनल साथ ही साथ रोटेशनल, है ना। तो हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, सेंटर, टॉप मोस्ट पॉइंट और ये इन पॉइंट्स की, जैसे डायग्राम में दिखाया गया। इस रोटेशन की वजह से देखिए इसको ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट को एक ओमेगा आर और आती है ना, और प्योर रोलिंग मोशन में v और ओमेगा आर दोनों इक्वल होते हैं, तो ये ट्वाइस ऑफ v हो जाती है इस टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी। नीचे देखिए अपोजिट डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी होती है 0, तो ये 0 है, इसकी वेलोसिटी v है, ये 2v है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया
कि कौन सा पॉइंट, टॉप पॉइंट किसको बोल रखा है इन्होंने, पी दे रखा है, पॉइंट पी मूव्स फास्टर देन क्यू, क्यू ये तो क्या होता है, इस रेस्ट में रहता है पॉइंट एक तरीके से, है ना, इंस्टेंटेनियस रेस्ट में रहता है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर। नेक्स्ट, एसएचएम या ऑसिलेशन कह सकते हैं कि चैप्टर से क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन कर लेते हैं अपन, है ना। तो एम्पलीट्यूड तो क्लियरली नज़र आ रहा है 5 मीटर है आपके पास में, राइट। ओमेगा से टाइम पीरियड आ जाएगा आपका, ओमेगा 2π/t होता है, ये पाई है आपका, है ना। यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, विच वन इज द करेक्ट चॉइस, सेकेंड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर। 10 बार लॉजिक सर्किट पर एक क्वेश्चन, एक लॉजिक सर्किट प्रोवाइड द आउटपुट y, जैसे कि ट्रूथ टेबल में दिखाया गया है। तो जो y है उसके लिए करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर फास्ट करना है इजी तरीके से, जस्ट पुट कर कर देख लो कि कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई है, राइट। जैसे ये सिंपल b है, तो b और y तो इक्वल नहीं है, तो ये जो फोर्थ नहीं है ऐसे चेक कर लो, है ना। फर्स्ट और सेकंड को आप चेक करेंगे तो वो मैच नहीं करेगा। और ये थर्ड वाला जो b बार आपका है, ध्यान दीजिएगा, 0 है तो इसका उल्टा 1 हो गया, 1 है तो 0 0 1 1 और 0, तो ये थर्ड ही इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका, है ना। आप फर्स्ट और सेकंड को ट्राई करेंगे तो ये करेक्ट नहीं आएगा। फाइन। नेक्स्ट, if the c is the velocity of light in the free space, the correct statement, दोबारा statements related about the photon, photoelectric effect and matter wave से related question है ये। आपके पास 5 स्टेटमेंट है और फिर आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है। फाइन। तो सबसे पहले एनर्जी ऑफ ए फोटोन, ठीक बात है। द वेलोसिटी ऑफ फोटोन, ये भी ठीक बात है। मोमेंटम ऑफ द फोटोन, यस, मोमेंटम ऑफ द फोटोन, है ना, यही होगा h न्यू बाई सी। भाई कैसे, लेमडा, लेमडा क्या होता है, h बाई, लेमडा क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, h बाई पी, h बाई पी। तो p हो गया लेमडा, h बाई लेमडा, h बाई लेमडा, लेमडा को क्या लिख सकते हैं, c बाई न्यू, है ना, ठीक बात है। तो ये भी ठीक है। इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी टोटल मोमेंटम आर कंजर्व, दैट्स ओके। फोटोन पोजेस द पॉजिटिव चार्ज, नहीं, फोटोन तो न्यूट्रल होता है आपका। तो ए बी सी डी करेक्ट है आपका, और ई आपका स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग। क्लियर। प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है फोटोन की, सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक रस्सी की सहायता से आप किसी बॉब को ओमेगा आरपीएम से रोटेट कराते हैं तो टेंशन टी है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स ही टेंशन के इक्वल होता है, या दूसरे शब्दों में टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। फाइन। तो टी एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर हो गया। एम वी स्क्वायर आर भी लिखते हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट यहाँ ओमेगा में है तो इसको इस तरीके से हमने लिख लिया है। क्लियर। ओके। अब दो केसेस हैं। दूसरे केस में देखिए रेडियस तो कीपिंग द सेम रेडियस, तो रेडियस तो कांस्टेंट है ओमेगा, दूसरे केस में डबल कर देते हो, 4 हो गया आपका, नहीं तो T2 क्या हो गया, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आपका हो जाने वाला है इसके अंदर, द सेकंड इज द करेक्ट चॉइस, यस और नो, कौन सा हो जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर। नेक्स्ट, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए बैटरी, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। ईएमएफ है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो टर्मिनल टीपीडी वी होता क्या है, ई माइनस आई आर, आई करंट है सर्किट के अंदर जो फ्लो हो रही है ना। ये डॉटेड से पूरा बैटरी का सिंबल है बेसिकली। आई क्या होगा इस सर्किट के अंदर, ई आर प्लस स्मॉल आर, ये सो नो, वैल्यू रख दें, सारी वैल्यू आपके पास है, तो कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। तो विच वन इज द करेक्ट चॉइस, थर्ड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.049 Tesla. A magnetic needle performed 20 complete oscillation in 5 seconds. The moment of inertia of the needle given है. If the magnitude of magnetic moment of the needle is x into 10 to minus 5 ampere meter square, then value of x, तो x की वैल्यू हमसे पूछी गई है सबसे पहले।
ये वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई और एम बी, राइट। स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, कैसे लिख सकते हैं अपन। अब एम फाइंड करना है, राइट। वैल्यू रख दें इसमें, गिवन है वैल्यू हमारे को, तो ऐसा कुछ हमारे पास में आ जाना है। तो कंपेयर करके देख लें इसको यहाँ पर कि x की वैल्यू बेसिकली कितना है, 1280 पाई स्क्वायर। तो फोर्थ इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस 100 ओम डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, तो 100 ओम को 10 इक्वल पार्ट में बांटा, तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम। फर्स्ट 5 पार्ट को सीरीज में कनेक्ट किया है ना, तो सीरीज में फर्स्ट 5 पार्ट को तो 10 इंटू 5 कर दिया, और नेक्स्ट 5 को पैरेलल में तो 5 का डिवाइड कर दें अपन, है ना। इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस चाहिए अपन को, तो कितना आ जाएगा, 52 ओम। तो विच वन इज द करेक्ट, द सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकंड, दोबारा से मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म एंड मैटर से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन। कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस चैप्टर को टिकट फॉर द ग्रांटेड लेते हैं स्टूडेंट्स, छोड़ देते हैं कि नहीं क्या है रटने वाला नहीं। देखिए कितने फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डायमैग्नेटिक के लिए क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी लेसर देन 1 होती है, नेगेटिव होती है ना। फेरोमैग्नेटिक के लिए बहुत ज़्यादा होती है 1 से, पैरामैग्नेटिक के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होती है और 0 से बड़ी होती है, पॉजिटिव होती है। नॉन मैग्नेटिक के लिए 0 होती है, राइट। तो ये 4 ऑप्शन में से अपन चूज करेंगे, 4 ऑप्शन में से चूज करेंगे। ये 4 ऑप्शन कुछ ऐसे दे रखे अपने को, है ना। तो क्या फर्स्ट सही चॉइस नजर आ रहा है। डायमैग्नेटिक के लिए मैंने क्या बताया, नेगेटिव होती है ना। तो ये सेकंड है ना, ओके। 0 से कम होती है यानी नेगेटिव होती है एक्स की वैल्यू, फाइन, ओके। और फेरोमैग्नेटिक की बहुत ज़्यादा होती है, ये क्या होती है 10⁻³ में होती है करीब, आपने सुना होगा 5000 1000 ऐसा, तो एक्स ग्रेटर देन तो ये थर्ड वाला हो जाएगा, ओके। पैरामैग्नेटिक की क्या होता है कि पॉजिटिव होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती, स्मॉल होता है, तो ये फोर्थ वाला हो जाएगा। और नॉन मैग्नेटिक है तो कितना हो गया, 0, तो आपका फर्स्ट इज करेक्ट चॉइस। क्लियर। न्यूक्लियर एमिशन, न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, कि पहले एक्स एलिमेंट है, फिर अल्फा एमिट होता है, फिर वाई बनता है, फिर एक पॉजिट्रॉन, फिर जेड बनता है, फिर बीटा -1, फिर पी बनता है और e -q, है ना। तो फाइनली q के लिए आपको मास नंबर एटॉमिक नंबर चाहिए, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन। सबसे पहले आपके पास ये है 8292x, इसमें से अपन को इमिट करवाना है अल्फा 2 अल्फा 4 कह दिया मैंने, 2 तो यहाँ कम हो जाएगा, तो ये तो 80 और ये 2 86 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब e प्लस को इमिट करना है 1, और मास कितना होता है इसका, 0, तो एक 1 कम हो जाना है नीचे, 79 to 86 हो गया। क्लियर। फिर बीटा -1, राइट, तो ये एक बढ़ जाएगा, यहाँ पर बैलेंस करना होता है ना इक्वेशन को, तो ये 80 हो गया नीचे। फिर e माइनस, वो तो ऐसा ही पार्टिकल होता है, फिर एक 1 बढ़ जाएगा नहीं एटॉमिक नंबर, ये 286। तो विच वन इज द करेक्ट चॉइस, क्या फोर्थ करेक्ट चॉइस नजर आ रही है आपको। क्लियर है। नेक्स्ट, the graph which shows the variation of 1 over lambda square and the kinetic energy, डी ब्रॉगली से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 ग्राफ आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, है ना। सबसे पहले याद करो डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/p, तो ऐसा लिख सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट 1 बाई लैम्डा से है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब एनर्जी पे आ जाइए, p²/2m लिख सकते हैं, राइट। p² की वैल्यू रख दी हमने, तो अल्टीमेटली ई स्क्वायर प्रोपोर्शनल है 1 बाई लेमडा स्क्वायर के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया y प्रोपोर्शनल टू x, ये तो फोर्थ वाला हो गया आपका करेक्ट। क्लियर है। ओरिजिन से पास होगा ना, y प्रोपोर्शनल टू x, y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चन है। NP बाई NS दे रखा है, VS बाई VP, लेकिन आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, कोई एनर्जी लॉसेस नहीं है, राइट। तो ये रिलेशन लगा सकते हैं अपन, रख दें, तो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स,
आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस बीसी के लिए बात करें, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है पीडीवी कहते हैं ना, तो वर्क डन की बात करें बीसी आइसोकोरिक आइसोमेट्रिक प्रोसेस में, तो फर्स्ट हो जाएगा 0। क्यों? डीवी कितना है इस केस में 0, तो वर्क डन कितना आने वाला है इसका 0। यस और नो, है ना। कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन, ये तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, यस और नो। ये ब्रांच तो हट जाएगी आपकी, कैंसिल हो जाएगा। ये सीरीज में हो गया तो 1 हो गया, ये 1 हो गया इसका, और ये पैरेलल में हो गया 1 + 1 2 आ गया, तो कौन सा हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। क्लियर है। सेक्शन बी के क्वेश्चंस लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके पास में, बैटरी से कनेक्ट किया, फिर उनकी प्लेट्स को पास लेकर आ रहे हैं। स्मॉल डी जो कहते हैं ना अपन कैपेसिटेंस में, ये स्मॉल डी ये कम हो रहा है बेसिकली, डी डिक्रीज हो रहा है। डी डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपका सी वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। क्लियर है। चार्ज क्या होता है सीवी, बैटरी तो कनेक्टेड है तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट हो गया, तो डायरेक्टली सी। तो आप देख सकते हैं तो सी बढ़ रहा है तो स्टोर चार्ज भी बढ़ेगा इसके अंदर, स्टोर चार्ज बढ़ेगा तो ए ऑप्शन भी करेक्ट हो गया आपका। यस और नो, क्लियर है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। एनर्जी, स्टोर एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर होती है, पोटेंशियल डिफरेंस वी कांस्टेंट है, डायरेक्ट सी तो बढ़ रहा है ना, तो स्टोर एनर्जी भी इंक्रीज होगी, स्टोर एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये तो कह रहा है डिक्रीज है, तो ये तो गलत बोल रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया बी वाला आपका। यस और नो। फिर कहते हैं रेशियो ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, वो तो सी हो गया, क्यू इक्वल टू सी वी होता है ना, तो सी तो बढ़ रहा है आपका, तो ये रेशियो इंक्रीज होगा, तो ये डी भी इनकरेक्ट हो गया। ये तो कह रहे हैं कांस्टेंट रहेगा, तो गलत हो गया ना। नेक्स्ट कहते हैं ये चार्ज और प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है, क्यू प्रोपोर्शनल है, और हमने देखा कि स्टोर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट बढ़ेगा आपका, इंक्रीज होगा। यस और नो, तो ई भी करेक्ट है। तो कौन कौन से करेक्ट हो गए आपके पास में, ए सी और ई, तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, ओके, कनेक्ट कर दिया एक एसी सोर्स के साथ में, पीक करंट निकालना है, राइट। पीक करंट ऐसे लिख सकते हैं अपन, E0/XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि √2 RMS, जो गिवन वैल्यू होती है वो RMS वैल्यूज होती हैं, आपको पता है। ये 1/ωc लिख दिया, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, वैल्यू रख दें जो गिवन है, ओमेगा को 2πf सॉल्व करें, पाई को 22/7 या 3.14 भी ले सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा इसीलिए, इसलिए ऐसा कर दिया। ये 3 से कट हो गया तो ये 66 आ गया आपका, मल्टीप्लाई कर लें तो ये इतना आ जाएगा आपके पास में। तो कौन सा आ जाएगा, विच वन इज द करेक्ट चॉइस, द सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। यस और नो, है ना, सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स डिफाइंड बाय F equal to alpha t square plus beta d x on a particle factor which is dimensionless, इनमें से कौन सा फैक्टर डायमेंशनलेस होगा। यूनिट एंड मेजरमेंट से कई क्वेश्चन हो गए आपके पास में। तीसरा क्वेश्चन है एफ दे रखा है आपके पास में, तो हम दो फिजिकल क्वांटिटी को जब ही ऐड कर सकते हैं जब वो डायमेंशनली सेम हो, डायमेंशन सेम होनी चाहिए और इस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होना चाहिए, राइट। तो अल्फा की डायमेंशन निकालें तो F/t² का आएगा, बीटा की निकालें तो F/t, राइट। अब इन चार में से चेक करते हैं अपन, जैसे सेकंड को चेक करके दिखा देते हैं, टी से मल्टीप्लाई करें तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये सारा कट हो जाएगा, तो डायमेंशनलेस हो जाएगा ना। तो ये जो रेशियो है आपका ये डायमेंशनलेस होगा, तो सेकंड आपकी करेक्ट चॉइस होगी। क्या होगी, सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। यस और नो, सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। फाइन। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, चार्ल्स लॉ के लिए कर्व दे रखे आपको, राइट। चार्ल्स लॉ के लिए कुछ कर्व दे रखे वीओटी में। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, एक तो स्लोप वगैरह से फाइंड करते हैं, एक सिंपल मेथड हम बताते हैं। पूरी फिजिक्स में कभी भी एक से ज़्यादा कर्व हैं और कंपैरिजन करवाया जाए
तो आपको करने का क्या है, एक ऐसा एक लाइन, स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर लो। आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, वर्टिकल भी, जो तीनों कर्व को इंटरसेक्ट करे। यस कर रहा है, राइट। ऐसा करके आप क्या करते हैं, इस पॉइंट को कांस्टेंट कर देते हैं, इस डेफिनेशन को चेंज करने जा रहे हैं हम, और कुछ नहीं। वी नॉट कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट कर दिया, गैलोजक्स लॉ लगा देंगे इसके अंदर। इससे रिलेटेड टेम्परेचर T2, इससे रिलेटेड T3। इसको देखते ही आपको पता लग जाएगा कौन सा ज़्यादा है। अनडाउटली आपका T1 सबसे ज़्यादा है, T2 उससे कम है, T3 सबसे कम है। यस और नो, है ना। तो गैलोजक लॉ तो कहता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो प्रेशर में भी ये रिलेशन होगा। T1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, P1, T2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, P2, T3 के P3। आप ये मेथड किसी भी पूरी फिजिक्स में कहीं भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जब कंपैरिजन से रिलेटेड है तो आप अप्लाई कर सकते हो, हैं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन बार ऑफ द लेंथ L हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट। मैटर एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेड देखिए तीसरा क्वेश्चन आ रहा है। उस चैप्टर को टेक इट फॉर द ग्रांटेड छोड़ देते हैं, छुड़वा दिया जाता है ना, और एग्जामर का भी ध्यान रहता है। इफ इट इज बैंड इन द मिडिल of its length such that the two arms make the 60 degree with each other। अब इसको एक टेक्निक से हम सॉल्व करके दिखाते हैं। किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये मैग्नेट है आपका, सेंटर से बेंड कर दें आप थीटा एंगल से, तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है m sin थीटा बाई 2, आप वैसे सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये लेंथ निकालें, ये l बाई 2, देखिए ये l बाई 2, अब ये 60 डिग्री है, ये तो ये भी एंगल 60, ये भी 60 है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ये l बाई 2 l बाई 2, तो ये भी l बाई 2, तो m इंटू एल बाई 2, तो m बाई 2 आने वाला है आंसर। ये आप ये डायरेक्ट फार्मूला याद रख रहे हैं, ये 30 डिग्री, तो m बाई 2। तो विच वन इज द करेक्ट चॉइस भाई, कौन सी चॉइस करेक्ट हो जाएगी आपकी, सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज करते हैं बैटरी से रेजिस्टर के द्वारा, है ना। कोई चैप्टर छोड़ा नहीं गया है, EMW से रिलेटेड है। If I is the current in the circuit, then in the gap between the plates displacement current और conduction current से related question है, right? Time rate of flow of charge in conductor क्या कहलाता है, conduction current, IC कहते हैं, I वो dq by dt होता है, जानते हैं आप। अब ये करंट अगर आपका टाइम वेराइंग है, राइट, सर्किट में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होता है। EMW में आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है ना। फ्लक्स को Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ना। तो ये dq बाई dt आपका जो है ये डिस्प्लेसमेंट करंट देता है आपका, फाइन। और इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्प्लेसमेंट करंट या मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ओके, ये रेजिस्टेंस है ना, इसकी वजह से क्या है, वोल्टेज अक्रॉस ये चेंज होता रहेगा। वोल्टेज चेंज होगा तो करंट चेंज होता रहेगा, है ना। तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज चेंजिंग, डिस्प्लेसमेंट करंट जो बनती है वो किसी इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस कंडक्शन करंट के ही बराबर होती है। तो भाई कौन सी चॉइस करेक्ट हो जाएगी आपकी, कौन सी चॉइस करेक्ट हो जाएगी, सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन एक ही है, देखिए जैसा बताया डायग्राम में। क्लियर है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिसिटी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। कई क्वेश्चन जो चैप्टर जनरली बच्चे छोड़ के जाते हैं उसमें से क्वेश्चंस बने हैं। मेटेलिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हीट किया 0 से 100 विदाउट एक्सपेंशन, द कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस सुना होगा आपने, फोर्स डेवलप्ड इन इट। सबसे पहले वाई ये होता है आपका, ऐसा लिख सकते हैं अपन, है ना। और जब आप हीट अप करते हैं तो चेंज इन लेंथ अल्फा नॉट अल्फा डेल्टा थीटा हो जाता है, एल नॉट से एल नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कंप्रेसिव फोर्स इतना डेवलप हो जाएगा। वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, सारी वैल्यू जो आपके पास है। ये कितना हो गया, 10⁻⁻⁶ हो गया आपके पास में, ये 10⁵ हो गया, राइट। तो हमारे पास में इतना आ गया,
तो कौन सी चॉइस आ रही है आपके पास में? सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है? नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बने हैं इस बार। 2 क्वेश्चन आए पूरे पेपर में। एक तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना? सॉल्व नहीं करना, बस सोचना है कि क्या अचीव किस में अचीव किया जा सकता है बेसिकली, राइट। अब बैलेंस कब हो सकता है ब्रिज? पी बाई क्यू आर बाई एस होना चाहिए। पी बाई क्यू तो 1 है, तो ये आर बाई एस भी होना चाहिए। तो ये आप अगर देखें तो ये फॉरवर्ड बायस में फर्स्ट वाला आपका। तो अगर इस डायोड का रेजिस्टेंस 10 ओम हो तो 15 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा आपका। तो इस सर्किट में अचीव कर सकते हैं, बाकी में नहीं कर सकते हैं। देखिए तो रिवर्स बायस में, राइट, ये इसमें भी नहीं कर सकते हैं। ये 15 है तो कम हो जाएगा, है ना, छोटे से भी छोटा हो जाएगा ना, इसी तरीके से। ओके, यहाँ बात करें ये भी रिवर्स बायस के अंदर है। तो केवल और केवल विच वन इज द करेक्ट चॉइस? फर्स्ट इज द करेक्ट चॉइस आपका। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, कि v और t में एक ग्राफ दे रखा है आपको, राइट, और एक्सेलरेशन और टाइम में आपसे ग्राफ पूछा गया है। देखिए ये तो 0 है, तो ये 0 होगा जो कि चारों ग्राफ के अंदर है। यहाँ आप देख सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया आपका इस पोर्शन के अंदर। तो एक्सेलरेशन देखिए ये कांस्टेंट नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यस, इस पोर्शन में देखिए ये कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, लेकिन है ना ये पॉजिटिव है आपका, तो दिस इज द करेक्ट। यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाना चाहिए, 0 हो गया आपका। क्लियर है? उसके बाद में देखिए वेलोसिटी कम हो रही है, रिटार्ड हो रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गया है। तो बात समझ में आ रही है? तो कौन सा करेक्ट चॉइस हो जाएगी आपकी? थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? Small telescope has an objective of focal length 140 and eyepiece 5. The magnifying power viewing a distant object. Okay. जब भी नहीं दे रखा तो हम ये मान के चलते हैं कि रिलैक्स मैनर में हम देख रहे हैं, इमेज इन्फिनिटी पर बना रहे हैं। तो उस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होता है माइनस एफ नॉट बाई एफ ई, माइनस केवल ये बताता है कि फाइनल इमेज जो है आपका ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इन्वर्टेड बनेगा, है ना। मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे अपन यहाँ, ये दोनों वैल्यूज दे रखी हैं आपकी। तो आपके पास में कौन सा आ रहा है? 28 है ना, माइनस ये बता रहा है, बस इमेज क्या है उल्टा बनेगा, तो सेकंड आपका करेक्ट चॉइस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट। ग्रेविटेशन से भी कई क्वेश्चन हो गए। सैटेलाइट मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ mr in a circular orbit and altitude the 2 are from the surface of earth. सरफेस ऑफ अर्थ से ऑर्बिट में लेके जाना है, तो चेंज इन एनर्जी के बराबर आपको एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। फाइनली ऑर्बिट में लेके जाना है। ऑर्बिट में कितना होता है? माइनस जी एम एम 2r। 2r क्या है? स्मॉल r क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। यहाँ पर सरफेस पर था, वहाँ केवल पोटेंशियल एनर्जी था, सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस जी। क्लियर है यहाँ तक? राइट। स्मॉल r की वैल्यू रखें अपन, तो r प्लस, अब ये एल्टीट्यूड कितना है? 2r, r प्लस 2r कितना हो गया? 3r। 3r है स्मॉल r की वैल्यू, तो ये कितना हो गया? 6r। क्लियर? सॉल्व कर ले इसको, तो इतना आ जाएगा। तो कौन सा नजर आ रहा है आपको? द फर्स्ट वन इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? नेक्स्ट इज द मास ऑफ द बॉब इन ए सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन पर। इंक्रीज टू द थ्राइस टू द ओरिजिनल मास एंड इट्स लेंथ इज मेड टू द हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। अब अच्छा क्वेश्चन है, बता रहे हैं अपने को पता है कि सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई रूट एल बाई जी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट एल के हो गए। 2 केसेस ले लें अपन, है ना। लेंथ को हाफ किया जा रहा है, मास का तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, राइट। अब ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल का x/2 टाइम्स हो जाता है, x/2, है ना। तो इसको सॉल्व करें, √2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो √2 तो x√2 आ जाएगा, x√2 आ जाएगा आपके पास में। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? द सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? अब ये क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड है। A seat is placed on the horizontal surface in front of the strong magnetic pole. A force is needed to hold the seat. There is a magnetic
सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चार में से आपको बताना है विच वन इज द करेक्ट। सबसे पहले तो सीट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल के पास में आपने एक सीट को रख दिया। अब आपसे बोला है कि फोर्स किस केस के लिए जरूरत पड़ेगा, होल्ड द सीट देयर इफ इट इज द मैग्नेटिक सीट होगा तो देखिए वो उसको अट्रैक्ट करना चाहेगा तो आपको होल्ड करने के लिए फोर्स जरूरत तो पड़ेगी, तो ये तो करेक्ट है। होल्ड द सीट देयर इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक है तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, भी तो गलत हो गया। मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आप दूर ले जाना चाहोगे, मैग्नेट खींचेगा तो ऑफ कोर्स फोर्स जरूरत पड़ेगी, तो सी भी करेक्ट है आपका, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड सी, है ना। मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विद इफ बोथ नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर, नहीं है ना, नॉन पोलर, नॉन कंडक्टिंग केस में किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन जीरो, तो फोर्स की भी नहीं जरूरत होगी, क्लियर। तो ए एंड सी इज करेक्ट। Two heaters A and B have the power 1 kilowatt, 2 kilowatt. Those two are first connected in series or parallel. Fixed power source 220 मान लो, नहीं दे रखा तो रेशियो ऑफ पावर आउटपुट तो सिंपल लगा दें अपन, है ना। सीरीज जो पावर वाले फार्मूले होते हैं, सीरीज में कैपेसिटर वाले फार्मूले चलते हैं, पैरेलल में कैपेसिटर वाला फार्मूला लगा देंगे, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1/PS, P1 P2 की दोनों की वैल्यू दे रखी है आपको, 3/2 हो गया, तो PS कितना आ गया, 2/3 किलोवाट, क्लियर। पैरेलल के लिए बात करें, कैपेसिटर में जो फार्मूला लगते हैं ना, ऐसे टेक्निक ध्यान रखो, तो पैरेलल में इतना आ गया। अब इनका रेशियो चाहिए आपको, कितना आ जाएगा, 2/9, तो विच वन इज द करेक्ट चॉइस, द सेकंड इज द करेक्ट चॉइस, क्लियर है। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन, the property which is not an electromagnetic waves traveling in the free space EMW per second क्वेश्चन हो गया। दो क्वेश्चन आ रहे हैं, इन चैप्टर्स को छोड़ देते हैं बच्चे, एग्जाम का पूरा ध्यान रहता है। दे आर ट्रांसफर नेचर, करेक्ट है। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वल टू द एनर्जी मैग्नेटिक, यस। दे ट्रैवल विद द स्पीड इक्वल टू वैक्यूम में इतनी होती है। दे ऑरिजिनेट फ्रॉम द चार्ज मूविंग विद द यूनिफॉर्मेशन, नहीं। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से, तो ये फोर्थ वाला आपका गलत हो गया, नॉट बोला है, नॉट, तो फोर्थ इज द करेक्ट चॉइस, क्लियर। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए, अच्छा किया होगा सभी ने, मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।